दोस्तों ऐसा काफी बार होता है जब कोई व्यक्ति भावनाओं में बहकर कोई ना कोई ऐसा काम कर देता है जो वो कभी भी नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद उसको कभी कभार तो होश आ जाता है और कभी कभार वो इस चीज को काफी देर तक करता रहता है जिसका रिजल्ट किसी भी तरह का सामने आ सकता है। और इसी तरह के एक केस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, किसने गलती की थी, क्या गलती की थी, इन सब चीजों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे केसेस मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। टाइम था 7 मई 2007 का, जब चेक रिपब्लिक के एक छोटे से गाँव में एक पिता अपने बच्चे के लिए एक बेबी कैमरा लगाता है। ये कैमरा कुछ इस तरह का होता है कि छोटे बच्चे के कमरे में ये कैमरा लगा दिया जाता है और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बेटे को जब चाहे अपने मोबाइल में देख सकते हैं। ये एक बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे की तरह होता है जो कि छोटे बच्चों का ध्यान रखने के लिए लगाया जाता है। उस पिता ने भी अपने बेटे के लिए उसके कमरे में ये कैमरा लगवा दिया, लेकिन इस कैमरे की जो दिक्कत वाली बात थी वो ये थी कि ये कभी कभार वहां आस पड़ोस में लगे हुए किसी और कैमरे की फुटेज किसी और व्यक्ति के फोन में दिखा दिया करता था। लेकिन उस पिता ने इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए अपने बेटे के रूम में वो कैमरा लगवा दिया और वो हर रोज अपने बेटे को इसी तरह संभाल लिया करता था। जब वो किसी और कमरे में होता या फिर उसके दिमाग में ये बात आती कि उसका बेटा अब सही सलामत है या नहीं, उसका सिर्फ ध्यान रखने के लिए, तो वो इसी तरह हर रोज चेक किया करता था। और फिर टाइम आया 7 मई 2007 का, जब उस आदमी के कैमरे में उसके बेटे की वीडियो तो नहीं जबकि किसी और की वीडियो चल पड़ती है। और ये बिल्कुल आम बात थी, जैसा कि वहां पर उस कैमरा लगाने वाले ने पहले ही उसे बता दी थी। और इस बात को लेकर उस आदमी ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, लेकिन वो सोचने लगता है क्योंकि जो वीडियो उसके फोन में चली थी वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। वो वीडियो किसी और के घर में लगे हुए किसी और बच्चे की थी और वो बच्चा बिल्कुल भी कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहा था। और अंदाजा आप लोग इस बात से ही लगा लीजिए कि इस वीडियो को देखते ही उस आदमी ने तुरंत पुलिस के पास कॉल कर दिया। पुलिस वहां पर आती है, उस आदमी से मिलती है और जब उस आदमी ने वो वीडियो पुलिस को दिखाया तो पुलिस को भी समझ आ गया कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है, क्योंकि पुलिस ने देखा कि इस वीडियो में तो एक बच्चा काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में है, उसे नीचे ही पटक दिया जाता है, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता और उसके आसपास काफी ज्यादा गंदगी है। और साफ साफ अगर बात की जाए तो इस लड़के को देखकर ऐसा ही लग रहा है मानो इसे टॉर्चर किया जा रहा हो। लेकिन वो वीडियो उस आदमी के फोन में चल जरूर चुकी थी, लेकिन ना तो उस आदमी को पता था और ना ही पुलिस वालों को कि असल में ये किसके घर का मंजर है। तो पुलिस ने वहां आसपास मौजूद सारे के सारे घरों में जाकर एक एक करके पूछना शुरू किया कि आपके घर में कितने लोग हैं, अपनी फैमिली की पूरी आईडी दिखाइए और अपने घर में मौजूद सभी लोगों से हमें मिलवाइए। इसी तरह मिलते मिलते पुलिस ने वहां गांव में मौजूद लगभग सारे के सारे घरों को कवर कर लिया था। और कुछ ही देर बाद पुलिस जा पहुंचती है क्लारा के घर पर। वहां पर जाकर पुलिस वालों ने यही बात क्लारा से भी पूछी कि आपके घर में कितने लोग मौजूद हैं और हम उनसे मिलना चाहते हैं। क्लारा ने बताया कि उसके घर पर उसके अलावा उसकी एक बहन कैटरीना और उसके 3 बच्चे, 8 साल का आंद्रे, 9 साल का जैकब और 14 साल की एना यहाँ पर रहते हैं। तो पुलिस ने ये बात कही कि हम आपके सारे के सारे परिवार के मेंबर्स से मिलना चाहते हैं। तो एना ने ये बात कही कि हमारे घर के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ आंद्रे और जैकब को छोड़कर, क्योंकि वो दोनों अपने दादा दादी के यहाँ पर गए हुए हैं। पुलिस ने कहा कि वो दोनों अगर अपने दादा दादी के यहाँ गए हुए हैं तो हम एक बार आपके घर की छानबीन करना चाहते हैं। लेकिन क्लैरा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस के पास इस बात की अथॉरिटी थी कि इस तरह का वो वीडियो देख चुके हैं और किसी न किसी बच्चे की जान जोखिम में है, तो वो क्लारा के घर पर जबरदस्ती जा घुसते हैं। और वहां पर सारी की सारी जब छानबीन उन लोगों ने की तो वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और क्लारा भी यही बात कहती है कि जनाब, हम लोगों ने आपको पहले ही ये बात कही थी कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कि हम आपसे छुपाना चाहते हों। और इसी बीच पुलिस की नजर पड़ती है एक दरवाजे पर जिसके ऊपर एक ताला लगा हुआ था। तो पुलिस वालों ने ये बात कही कि इस दरवाजे को खोलो, हम लोग इसके अंदर भी चेक करना चाहते हैं। तो फिर से क्लारा बात को टालने की कोशिश करती है और कहती है कि जनाब, ये तो काफी दिनों से बंद है और ऐसी इसके अंदर कोई भी चीज नहीं जो कि आपसे हम लोग छुपाना चाहते हों। लेकिन फिर भी पुलिस जब जबरदस्ती करके उस ताले को खुलवाती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके अंदर जैकब और आंद्रे काफी ज्यादा बुरी हालत में थे। वहां फर्श पर काफी ज्यादा गंदगी फैली हुई थी, फर्नीचर इधर से उधर गिरा हुआ था और इन दोनों लड़कों का
इस फैमिली ने इतना ज्यादा बुरा हाल कर रखा था कि उन दोनों ने वहीं फर्श पर ही टॉयलेट और पोटी कर रखी थी। पुलिस बैकअप टीम को बुलाती है और इसके साथ साथ उन लोगों ने एम्बुलेंस को भी बुलाया। एम्बुलेंस में आंद्रे और जैकब को बिठाकर उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया जाता है क्योंकि उनकी कंडीशन काफी ज्यादा बुरी नजर आ रही थी। और इसके अलावा 31 साल की क्लारा, 33 साल की कैटरीना और 14 साल की एना को पुलिस अपने साथ ले लेती है। आंद्रे और जैकब से जब पुलिस ने पूछना शुरू किया कि बेटा आप लोगों के साथ ये सब क्या हो रहा है और आपकी फैमिली आपका ध्यान क्यों नहीं रख रही, तो उन दोनों ने बताना शुरू किया कि ये हाल हमारा पिछले 8 महीनों से लगातार हो रहा है। लेकिन वो दोनों अभी काफी ज्यादा छोटे थे, तो पुलिस ने ये बात सोची कि इस बात को पूरी डिटेल से क्लारा और कैटरीना ही बता सकते हैं, क्योंकि एना तो अभी काफी ज्यादा छोटी है। तो पुलिस ने क्लारा और कैटरीना से पूछताछ करनी शुरू की और उन दोनों ने बताया कि इन सब चीजों की शुरुआत 2005 से हुई थी। 2005 तक क्लारा अपने दोनों बेटों के साथ अपने घर पर बड़े ही हंसी खुशी टाइम बिता रही थी और उसके दोनों बेटे अपनी माँ से काफी ज्यादा प्यार किया करते थे। जब कैटरीना उनके घर पर 14 साल की एक लड़की एना को लेकर आती है। कैटरीना ने आकर क्लारा को बताया कि उसे ये लड़की उस टाइम मिली जब इसे नॉर्वे के लिए तस्त्री किया जा रहा था। ये उस टाइम अपने आप को बचाकर मेरे पास किसी न किसी तरह से आ पहुंचती है और इसने आकर जो अपनी कहानी मुझे बताई उससे सुनकर मैं पिघल गई और इसे अपने पास ही रख लिया। दरअसल इस लड़की की ये कहानी है कि जब ये छोटी हुआ करती थी तो इसने काफी सारी बीमारियों का सामना किया, जिसमें कुछ एक तो ये शामिल है कि इसका दिल कमजोर है, इसके दिल में छेद है और इसके अलावा इसके दोनों लंग्स में कैंसर है। इसके अलावा भी इसे छोटी मोटी काफी सारी बीमारियां हैं। अब ये 14 साल की हुई तो ये कुछ एक ऐसे लोगों के हाथ लग जाती है जो कि सेक्स रैकेट का धंधा किया करते थे। वो लोग इसे किडनैप कर लेते हैं और अपने साथ तस्करी के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन वहां से ये जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहां से भाग आती है और उसके बाद इसकी मुलाकात मुझसे हुई। अभी भी इसे काफी सारी बीमारियां हैं और ये उनसे भी जूझ रही है और अपने दिमागी तौर पर जो कुछ ये झेल कर आई थी उन सभी चीजों का भी सामना कर रही है। क्लारा को जब ये बात पता चली कि इस छोटी सी लड़की को इतनी छोटी सी उम्र में इन सारी चीजों को फेस करना पड़ रहा है तो वो काफी ज्यादा सेंटी हो गई। तो उसने अपनी बहन को ये बात कही कि इस लड़की को जिस भी तरह की मदद की जरूरत है तुम इसकी मदद जरूर करना और तुम्हें भी अगर किसी हेल्प की जरूरत पड़े इसकी मदद के लिए तो मुझे बेझिझक बता देना। तो कैटरीना उस टाइम यही बोलती है कि हम लोग कुछ एक दिन यहाँ पर रहना चाहते हैं। पहले तो मैं अकेले ही आने वाली थी, लेकिन बाद में मैंने ये बात सोची कि मैं अकेले घर पर इसे कहाँ पर छोड़ूं, तो मैं इसे अपने साथ ही ले आई। तो क्लारा ने भी ये बात कही कि तुमने बिल्कुल अच्छा काम किया, ये बेचारी वहाँ पर अकेले किस तरह से रहती। कैटरीना ने इसके अलावा ये भी बताया कि अभी भी इसका इलाज चल रहा है और हर रोज इसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता है। क्लारा कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम बोलो तो मैं इसे लेकर जाऊंगी और तुम जिस तरह से हर रोज जा रही हो तुम चाहो तो तुम भी इसके साथ जा सकती हो। इसी तरह काफी बार वो एना को अकेले भी डॉक्टर के पास भेज दिया करते थे और यूं ही एक बार अकेले उसे डॉक्टर के पास भेज दिया गया था तो उन्हें पता चलता है कि उसका फिर से किसी ने किडनैप कर लिया और किडनैपर का सीधा कैटरीना के पास और क्लारा के पास सीधा मैसेज आता है कि ये लड़की हम लोगों ने किडनैप कर ली है और जिस भी तरह की हमारी मांग होगी हम लोग कल सुबह तक तुम्हें बता देंगे। लेकिन अगली सुबह किसी भी तरह का उन किडनैपर्स की तरफ से मैसेज ही नहीं आता। इस बात को लेकर क्लारा भी काफी ज्यादा परेशान होने लगी और दूसरी तरफ कैटरीना तो ये बात सोच ही रही थी कि उसने उस लड़की को कुछ ऐसी हालत से उभरने में सिर्फ मदद ही की थी कि जिस तरह पिछली बार उसे तस्करी के लिए भेजा जा रहा था अभी वो अच्छे से ठीक भी नहीं हुई थी कि वो फिर से किडनैप हो गई। वो दोनों ही इस बात को लेकर परेशान थी। इस बात को बीते हुए लगभग 2 दिन हो चुके थे कि एना एक आदमी को लेकर वापस उनके घर पर आती है। वो लोग एना को देखते ही अपनी छाती से लगा लेते हैं कि बेटा तुम कहां पर चले गए थे और तुम्हें जो किडनैप करने वाला बंदा था वो कहां पर है और आखिरकार उन्होंने तुम्हें बिना पैसे लिए वापस कैसे छोड़ दिया। तो एना ने बताया कि वो जिस तरह से पिछली बार बच गई थी अब की बार फिर से उसने वो आइडिया लगाया अपने आप को बचाने में और वो सफल रही। क्लारा ये सारी चीजें देखते ही काफी ज्यादा दिमागी तौर पर भी परेशान होने लगती है और उसने एक बात कैटरीना से कही कि मैं इस लड़की को गोद लेना चाहती हूँ क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा दुख देखे हैं और मेरे बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उन्हें एक बहन मिल जाएगी और मैं उनके साथ साथ इसे भी पाल लूंगी। कैटरीना कहती है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस बात में भी प्रॉब्लम आती है एक बंदे को और वो था एना का डॉक्टर जो कि इतने दिनों से उसकी देखभाल कर रहा था। वो क्लारा से बोलता है कि मैंने एना से काफी बार बातें की है, वो मेरे यहाँ काफी दिनों से इलाज करवाने के लिए आती रहती है तो वो पूरे तरीके से अपनी सारी की सारी समस्याओं को
मुझे बताती रहती है और आप उसे गोद नहीं ले सकती, और उसका मेन कारण है आपके दोनों बेटे आंद्रे और जैकब, क्योंकि वो इसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। और आज तक आप भी जानती हैं कि इसने अपनी ज़िंदगी में कितनी सारी परेशानियों को झेला है, और मैं नहीं चाहता कि ये आगे भी इसी तरह परेशानियों को झेलती रहे। लेकिन क्लारा कहती है कि मैं अपने बच्चों को समझाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि ये उनकी बहन है, कोई दुश्मन नहीं, और वो इससे लड़ाई करना बंद करें। लेकिन वो डॉक्टर नहीं मानता और उसने ये बात कही कि अगर उनके बीच सुधार होता है तो वो ही इस बात की इजाजत क्लोरा को दे देगा कि वो इस लड़की को एडॉप्ट कर सकती है। और क्लारा के दिमाग में भी पता नहीं कौन सा फितूर चढ़ा हुआ था कि वो इस लड़की को एडॉप्ट करने के लिए बेताब होती जा रही थी। उसने अपने बेटों को डराना धमकाना शुरू किया और बेवजह उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसका मानना था कि वो अपने बेटों को समझाकर और इस तरह गुस्से से उन्हें धमका कर रखेगी तो वो इस लड़की को परेशान नहीं करेंगे। हो सकता है वो मजाक मजाक में इसे इस तरह से कुछ कह देते होंगे, तो अब वो इसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। और लगभग 1 महीने बाद फिर से वो डॉक्टर से ये बात कहती है कि अब मैंने अपने बेटों को बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है और अब वो इसे परेशान नहीं करेंगे, तो प्लीज आप लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, मैं इसे गोद लेना चाहती हूँ। तो वो डॉक्टर फिर से कहता है कि मैंने ऐना से बात कर ली है और वो लड़के अभी भी नहीं सुधर रहे, अभी भी वो इसे छेड़ते हैं और इसे चिढ़ाने का हमेशा काम करते हैं। लेकिन ये बात सुनकर क्लारा को और ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपने बेटों को, जो कि उसके सगे बेटे हैं, उन्हें किसी भी टाइम, भले ही उसे गुस्सा आया हुआ हो या फिर छोटी छोटी ही बातें क्यों ना हो, उन्हें पीटना शुरू कर देती है। वो अपने बच्चों से ज्यादा उस लड़के का ख्याल अब रखने लगी थी, क्योंकि उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि इतनी छोटी सी लड़की को, प्यारी सी बच्ची को अपनी छोटी सी जिंदगी में कितने सारे दुख झेलने पड़ चुके हैं, और अब वो नहीं चाहती थी कि आगे वो इस तरह के और दुख झेले। तो वो बस उसे एडॉप्ट करना चाहती थी और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वो फिर से जाकर जब डॉक्टर से बात करती है तो अब की बार डॉक्टर ने ये बात कही कि आप बार बार इस बारे में बात ही मत कीजिए, क्योंकि उन लड़कों में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। और हाँ, अगर आप इस लड़की को अगर एडॉप्ट करना ही चाहती हैं तो उन लड़कों को थोड़ा सुधारने का काम कीजिए। अगर आपसे नहीं सुधर रहे हैं तो मैं आपको एक जगह बताता हूँ, आप वहाँ पर चले जाइए और उसके बाद वो अपने आप सुधार दिए जाएंगे। क्लारा इस बात के लिए भी राजी हो गई और आखिरकार उस डॉक्टर ने विस्का वास्का पेटिस्का नाम के एक गांव का नाम बताया और उसका पूरा पता बताया और ये बात कही कि आप लोग वहां पर चले जाइए और उसके बाद इन लड़कों को पूरे तरीके से सुधार दिया जाएगा। उसके बाद भले ही आप इस लड़की को गोद ले लीजिएगा और इसकी जितनी भी समस्याएं वगैरह हैं आप अपने तरीके से सुलझाना चाहती हैं उन्हें सुलझा लीजिएगा। तो अपनी क्लारा के दिमाग में तो एक बात ये पुट बैठ ही चुकी थी कि वो इस लड़की को किसी भी कीमत पर गोद लेकर ही छोड़ेगी। तो वो अपने दोनों ही बेटों को लेकर उसी गांव जा पहुंचती है जहां पर उसकी मुलाकात काफी सारे लोगों से होती है। उस टाइम क्लारा के साथ साथ उसकी बहन कैटरीना, वो 14 साल की लड़की और वो दोनों लड़के चले जाते हैं। वहां पर जाते ही वो पूरी बात बताते हैं कि कुछ इस तरह से हम इन दोनों लड़कों को सुधरवाने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं और जिस तरह का भी आपका प्रोसीजर है प्लीज उसे शुरू कीजिए। और असल में अगर देखा जाए तो यहीं से आंद्रे और जैकब का नर्क की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि वहां पर जाने के बाद उन लोगों ने उन लड़कों को सुधारने के नाम पर एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया, जहां पर पूरा का पूरा दिन उन्हें घुटने के बल नीचे लेटकर रहना पड़ता था और पूरा दिन उन्हें बाहर तक नहीं निकाला जाता। वहीं पर वो सुसु करते, वहीं पर पोटी करते और जिस भी तरह का उन्हें खाना दिया जाता उन्हें खाना पड़ता, और कभी कभार तो उन्हें खाना दिया भी नहीं जाता था। वो लोग उन दोनों लड़कों को अलग अलग तरह की प्रताड़नाएं दिया करते थे, सिर्फ और सिर्फ इस नाम पर कि वो लोग बस इन्हें सुधार रहे हैं, जिसके तौर पर वो लोग पानी से भरे हुए एक बाल्टी में उन दोनों लड़कों का सिर डुबा दिया करते थे और उस टाइम तक बाहर नहीं निकालते जब तक कि उनका सांस बिल्कुल खत्म ना हो जाता और वो दोबारा सांस लेकर अपने अंदर पानी ना खींचने वाले होते। जैसे ही उनका सांस खत्म होता तो वो लोग उन्हें बाहर निकाल लेते और जैसे ही वो लड़के 1-2 सांस लेते तो उनका मुंह दोबारा से पानी में डाल दिया जाता। और ये सारी की सारी चीजें होती उनकी माँ क्लारा के सामने। वो भी आंखें बंद कर लेती, पता नहीं किस तरह की वो माँ थी इन चीजों को देखकर, और नाम ये हो जाता कि वो उन्हें सिर्फ सुधार रहे हैं। धीरे धीरे करके इस टॉर्चर को और बढ़ाया जाता है और आगे चलकर वहां पर जो लोग सिगरेट पिया करते थे उनकी सिगरेट उन दोनों बच्चों को लगाने लगते हैं। वो जलती हुई सिगरेट जब उन दोनों बच्चों को लगती तो वो चिल्लाने लगते, लेकिन इस चिल्लाने वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उन लोगों ने ढूंढ लिया, क्योंकि वो उनके मुंह पर टेप लगाने लगे। जब टेप लगा दी जाती तो वो बच्चे चिल्लाने की कोशिश करते, लेकिन पूरे तरीके से खुलकर वो चिल्ला भी नहीं पाते। एक दिन ऐसा भी आया जब उन दोनों लड़कों का हाल बेहाल उन लोगों ने कर ही दिया था। उसके बाद वहां पर
पर मौजूद एक व्यक्ति ने एक चाकू लेकर जो आंद्रे का कूल्हा था उसके ऊपर से मांस काटना शुरू कर दिया। अब आंद्रे चिल्लाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह पर टेप बंधी हुई थी। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, वो चिल्ला नहीं पा रहा था। इस टाइम उसका मुंह लाल हो चुका था, आंखें आंसुओं से भरी खड़ी थी। लेकिन ये सारी चीजें उन लोगों को और भी परेशान तब कर देती हैं जब वो लोग देखते हैं कि ये सारी चीजें उसकी माँ उनके सामने खड़े होकर देख रही है। वो बंदा उसके कूल्हे पर लगी स्किन को काटकर फिर से उसके ऊपर जलती हुई सिगरेट लगाने लगता है। वो दोनों ही लड़के अभी काफी ज्यादा छोटे थे, जिसके कारण बिना किसी ताकत के वो सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। ये सारी चीजें जब हो चुकी थी तो उन्होंने उनके मुंह से पट्टी निकाली और जो वो मांस का टुकड़ा उनके शरीर से काटा गया था उन्हें ही खिलाना शुरू कर दिया। वो दोनों ही रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद ना तो उनकी माँ को उन पर तरस आया और ना ही ये सारे काम करने वाले उस व्यक्ति को। इसी तरह के काफी सारी और भी यातनाएं उन लोगों को दी जाती हैं और ये सारा काम जब पूरा हो चुका था, वो दोनों ही लड़के लगभग अधमरे हो चुके थे। तो उस डॉक्टर ने कहा कि अब शायद ये लड़के थोड़े थोड़े सुधर चुके हैं और तुम चाहो तो अब इन्हें वापस अपने घर पर ले जा सकती हो। वो लोग उन्हें वापस अपने घर पर ले आते हैं, लेकिन अब तक उस डॉक्टर ने क्लारा के घर पर एक ऐसा रूम बनवा दिया था जहां पर उन दोनों लड़कों को अपनी पूरी जिंदगी बितानी थी। वो कमरा बिल्कुल एक टॉर्चर रूम जैसा था, जहां पर काफी सारा कबाड़ पड़ा हुआ था और एक ऐसा कैमरा भी लगा हुआ था जिससे बाहर मौजूद उनके घर वाले ये बात देख पाएं कि आखिरकार ये दोनों लड़के अंदर क्या कर रहे हैं। वो लोग उन लड़कों को लाकर उस रूम में डाल देते हैं जो कि खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाया गया था और साफ हिदायत उन्हें ये दे दी जाती है कि वो आपस में भी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। ये सारी चीजें हो जाने के बाद आखिरकार क्लारा ने डॉक्टर से ये बात पूछी कि क्या अब मैं इस लड़की को गोद ले सकती हूँ, और डॉक्टर ने भी कहा कि हाँ, तुम इसका पूरा ख्याल रखोगी, इस बात का हमें विश्वास हो चुका है और तुम इसे गोद ले सकती हो। लेकिन कोर्ट में जाकर उसे गोद लेने के लिए लीगल तरीके से उसके डीएनए की जरूरत पड़ने वाली थी। लेकिन ये बात सुनते ही डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया इस बात से कि इस लड़की को डीएनए देने की परमिशन नहीं है। अगर ये काम करती है तो इसकी जान जोखिम में पड़ सकती है। लेकिन अब तक क्लारा बिल्कुल अकल से अंधी हो चुकी थी, जिसके बाद उसने ये बात कही कि कोई बात नहीं, अगर आप इसका डीएनए मुझे नहीं लेने दे सकते तो मैं किसी न किसी और लड़की का जुगाड़ कर लूंगी, जिसका डीएनए ले जाकर हम लोग कोर्ट में साबित कर देंगे कि ये इसी लड़की का है और उसके बाद लीगली तरीके से ये लड़की क्लारा के पास आ जाएगी। और ये सारी की सारी चीजें वो कर भी लेते हैं। क्लारा के पास अब एना परमानेंटली आ चुकी थी, कैटरीना भी अब उनके साथ ही रहा करती थी और अब उन दोनों लड़कों को नीचे उस बेसमेंट में पहुंचा दिया गया था, वो भी परमानेंट। सिर्फ खाने पीने की चीजें उन्हें दी जाती थी और वो भी कभी कभार। और उसके बाद टाइम आता है वो वाला जब उस बंदे ने अपने बच्चे के लिए एक बेबी कैमरा लगाया था उसके रूम में, लेकिन गलती से उन दोनों लड़कों वाले रूम के कैमरे से उस बच्चे का पिता उन्हें देख लेता है और उसके बाद पुलिस को कंप्लेंट कर देता है। पुलिस यहाँ पर आती है और उसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। इस बारे में तो सब कुछ आप जानते ही होंगे, लेकिन ये सारी चीजें पता चलते ही पुलिस जा पहुंचती है उस जगह पर भी, उस गांव में भी जहां पर कि आंद्रे और जैकब को रखा गया था, और वहां से वो जोसेफ स्क्रीला को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब जोसेफ को गिरफ्तार करके अपने साथ लाती है और इस केस पर पूरी तहकीकात करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये 14 साल की लड़की एना कोई लड़की नहीं, जबकि ये एक महिला है। ये 33 साल की है और इसका नाम बर्बरा है। इसके पिता जोसेफ एक कल्ट को चलाते हैं जिसमें काफी सारे बंदे जुड़े हुए हैं, और जिस गांव में वो लोग उन दोनों लड़कों को लेकर गए थे वो गांव नहीं, जबकि एक जगह थी जहां पर वो कल्ट रहा करता था। यानी कि उस गांव में उस जगह पर सारे के सारे वही बंदे रहा करते थे जो कि जोसेफ के कल्ट को मानने वाले थे। पुलिस थोड़ी और तहकीकात करती है तो उन्हें पता चलता है कि जो ये मेन कैरेक्टर यहाँ पर डॉक्टर का आया हुआ है ये कोई और नहीं जबकि वो जोसेफ ही है। जोसेफ ने अपने कल्ट को और ज्यादा प्रसिद्ध करने के लिए, इसमें काफी सारे और बंदों को जोड़ने के लिए बर्बरा को उनके सामने खड़ा कर दिया था और ये बात बोली थी कि ये उसकी बेटी है जो कि आज लगभग 33 साल की हो चुकी है, लेकिन आज भी अगर इसके शरीर को देखा जाए, इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि 10 से 12 साल की लड़की हो। और इसका मतलब शायद तुम लोग ना समझ पाओ, लेकिन तुम लोग मेरे कल्ट में हो तो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है कि मैं बताऊं कि इसके पीछे क्या सीक्रेट है। तो दरअसल भगवान मेरी बेटी के रूप में हमारे यहाँ पर पैदा हुए हैं और यही है जो हम सबका कल्याण करने वाले हैं। उसके कल्ट वाले लोगों ने भी देखा था कि ये लड़की आज से लगभग 30-35 साल पहले पैदा हुई थी, लेकिन आज भी इसकी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे कि 10 से 12 साल के किसी लड़के या फिर लड़की की होती है। इसके कल्ट के रूल काफी ज्यादा कठोर थे और यही कारण था कि उस गांव में जहां पर कि इसका पूरा का पूरा
कल्ट रुका हुआ था, उन दोनों लड़कों के साथ इतने सारे जब अत्याचार होते हैं तो वहां पर कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन क्लारा ये बात भी पूछती है कि ये 2 बार इस तरह तस्करी में पकड़ी गई थी और ये अपने आप को बचाकर वापस आ गई थी, ये सारा का सारा क्या खेल था। तो जोसेफ ने बताया कि क्लारा की बहन कैटरीना भी उनके साथ मिली हुई थी और ये बार बार किडनैप नहीं हो रही थी, जबकि ये तो बड़े ही मजे से घूम रही थी और बस ये सारी की सारी तुम्हें बातें बताने के बाद ये कुछ दिनों बाद वापस आ जाया करती थी ताकि इसको लोगों से सिंपैथी मिले और लोग इसके थोड़ी कद्र करें, इसके साथ थोड़ा प्यार करें। ये सारी चीजें जब पुलिस को पता चलती है तो इस केस को कोर्ट में पहुंचाया जाता है और वहां पर जाने के बाद क्लैरा को अपने लड़कों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करने के कारण 9 साल की सजा सुनाई जाती है। कैटरीना को भी 10 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन जो सबसे अजीब बात थी, जो कि 14 साल की लड़की बनकर घूम रही थी, असल में 33 साल की थी, बरबरा, उसे सिर्फ 5 साल की सजा सुनाई जाती है, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर था। बरबरा के पिता जोसेफ को भी 7 साल की सजा सुनाई जाती है और आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो हो सकता है ये सारे लोग बाहर बड़े ही मजे से घूम रहे होंगे। लेकिन उन दोनों लड़कों का क्या जिन्होंने इतनी सारी प्रताड़नाएं सहन की। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट आदित्य प्रकाश दुबे को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।